हेलो, वेलकम टू लॉयर अकेडमी इंडिया। आज हम लोग देखने वाले हैं अपना एक टॉपिक जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। मैं हूं एडवोकेट करण मौर्य। और ये जो हमारा लेक्चर है ये वन शॉट लेक्चर है। इसमें ये जो है आईबीपीएस एसओ लॉ ऑफिसर के लिए इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट्स हैं इसके लिए। पूरा एक्ट ही इम्पोर्टेंट है। और इससे पहले मैं एक बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट पढ़ा चुका हूँ, और उसको इससे रिलेट करके पढ़ना या फिर इसको पहले अगर देख रहे हो तो फिर उसको पहले जाकर देखो, तो इसको देखना, क्योंकि ये दोनों को रिलेटेड हैं। इसलिए इन दोनों को एक साथ देखोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। क्या क्या देखेंगे ये देखते हैं। इंट्रोडक्शन एंड बैकग्राउंड देखेंगे, की डेफिनेशंस, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आरबीआई, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देखेंगे, गवर्नर एंड डिप्टी गवर्नर, इश्यू ऑफ करेंसी नोट, क्रेडिट कंट्रोल, बैंकर टू गवर्नमेंट, शेड्यूल्ड बैंक्स, मॉनेटरी पॉलिसी है इसमें, एनबीएफसी की रेगुलेशन, पेनल्टीज एंड ऑफेंसेस, और 25 एमसीक्यूज करेंगे, जिससे हमें पूरा का पूरा जो एक्ट है वो याद हो जाए। ठीक है, तो ये शुरू करते हैं अपना इंट्रोडक्शन। तो आरबीआई एक्ट से पहले पता है कौन सा एक्ट था? आरबीआई एक्ट जो आरबीआई अभी काम कर रहा है, करेंसी छापने का, बैंकर टू द गवर्नमेंट है, ये सारी चीजें पहले करते थे भाई साहब एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट। सॉरी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसको बोलते थे इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, जो कि कई सारे बैंक से मिलकर बना था। जैसे बैंक ऑफ हिंदुस्तान थी, बैंक ऑफ कोलकाता थी, बैंक ऑफ बंगाल थी, इन सब से मिलकर बना था हमारा इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। फिर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया से बना मिलकर एसबीआई। लेकिन पावर इनकी सेम ही थी, जो आरबीआई थी वो ही है इसकी थी। और क्या करता था ये, नोट्स वगैरह भी छापता था, करेंसी भी छापता था। लेकिन जब गवर्नमेंट को लगा कि ये सब काम एक साथ हो नहीं सकते, तो उन्होंने आरबीआई की स्थापना कर दी 1934 के हिसाब से। ऐसा नहीं कि आरबीआई पहले नहीं था, बट मेन जो आया है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो 1934 एक्ट के अंतर्गत आया है। ठीक है, और जो इसमें मेन चीज ये थी कि पहले इतनी पावर नहीं थी आरबीआई को, बट बाद में पावर्स बढ़ा दी गई। इनेक्ट हुआ था ये 6 मार्च 1934 को, फोर्स में आया 1 अप्रैल 1935 को। आरबीआई स्टैब्लिश हुआ था 1 अप्रैल 1935 को। कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर था। बाद में इसका हेडक्वार्टर हमने एस्टेब्लिश कहीं और कर दिया, जो कि हमारा कहाँ पर है ये तो मेरे को भी याद नहीं है। तो आरबीआई का जो हेडक्वार्टर था वो हमारा था मुंबई में, आ गया बाद में। ठीक है, मुंबई में आ गया। इसकी 4 ब्रांचेस बना दी गई, जो कि नॉर्थ, साउथ, सेंट्रल और वेस्ट, इन 4 जगह को फिर ये कैप्चर करती थी। तो 4 ब्रांच बना दी गई। अभी देखेंगे कैसे कैसे कॉन्स्टिट्यूशन हुआ है आरबीआई का, और इसमें क्या क्या चीजें कैसे बनाई जाती हैं, वो सारी चीज देखेंगे। इसका उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य यह था, जो बैंक्स थे ना, बैंक्स, कोई से भी बैंक्स जो शेड्यूल में दिए गए हैं, वो सबको कंट्रोल करना, उसके लिए रूल्स बनाना, रेगुलेशंस बनाना, ये सब चीजें कौन करता था? आरबीआई। दूसरा काम करता था करेंसी छापना। ठीक है, करेंसी नोट्स वगैरह छापना। तीसरा काम ये मॉनेटरी पॉलिसीज लाता था, एमपीसी। चौथा जो काम था वो क्या था? बैंक को लोन ये देते हैं आरबीआई, सेंट्रल गवर्नमेंट को लोन ये देते हैं, स्टेट गवर्नमेंट को लोन ये देते हैं। इन सब मैटर्स में, फाइनेंस के मैटर्स में जो एडवाइस है वो आरबीआई देते हैं। ये सारी चीजें जो आरबीआई करता है। आरबीआई के ड्यूल रोल क्या है तो ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसके फंक्शंस क्या है, गवर्नेंस सेक्शन क्या है, करेंसी इशू है, क्रेडिट कंट्रोल है, इन्फ्लेशन मैनेज है, रेगुलेटरी सुपरविजन है, जैसे बैंक्स पे, एनबीएफसी पे, पेमेंट सिस्टम को रेगुलेट करना है, सेंटर और स्टेट के बैंकर का काम है। ये सारी चीजें मैं अभी आपको बता भी चुका हूँ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा की डेफिनेशंस। तो डेफिनेशन मत पढ़ो, इसकी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि पहले हम बता चुके हैं पिछले बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में। भाई इसमें अधिकतर बैंक जो डेफिनेशंस है वो है, बाकी सेक्शन तो इतने याद होने वाले हैं भी नहीं आप लोगों को। कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है और स्टेब्लिशमेंट ऑफ आरबीआई। तो स्टेब्लिशमेंट कैसे हुआ? आरबीआई को स्टेब्लिश किया गया सेक्शन 3 के अंदर। और एक ये बॉडी कॉर्पोरेट है, इसका परपेचुअल सक्सेशन होता है, इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी है, कॉमन सील भी है, ये सब चीजें इसमें हैं। ठीक है, एज अ कंपनी की तरह ये एक्ट करता है। इसका हेड ऑफिस हमें मुंबई में मिलना है। ब्रांच और इसकी एजेंसी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया है, जो कि दिल्ली में भी ब्रांच है इसकी, चेन्नई में भी है, और शायद एक जगह और है,
साउथ में शायद कहीं पर, जो कि शेयर कैपिटल है। आरबीआई का शेयर कैपिटल 5 करोड़ रुपए है, फुली पेड अप कैपिटल है और 5 लाख शेयर्स हैं, 100 रुपए का ईच। 1949 के बाद में इसको ना सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने पास रख लिया। उससे पहले क्या था, आरबीआई को स्टैब्लिश किया गया था तो उसमें प्राइवेट जो प्लेयर्स थे वो भी थे, उन्होंने भी इसमें कैपिटल दिया था क्योंकि गवर्नमेंट के पास इतना पैसा था नहीं। लेकिन 1949 में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के बाद में आरबीआई को फुली फुली गवर्नमेंट कंट्रोल बॉडी बना दिया गया। गवर्नमेंट ने सारा का सारा पैसा प्राइवेट लैंडर्स को दे दिया और अपने अंडर में पूरा का पूरा आरबीआई ले लिया। अब कोई प्राइवेट होल्डिंग नहीं है, फुली गवर्नमेंट ओन्ड बन चुका है ये। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कैसे हैं, तो गवर्नर है हमारे एक होंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट होते हैं, 4 साल का इनका कार्यकाल रहता है, री एलिजिबल होते हैं। डिप्टी गवर्नर है, मैक्स 4 होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हैं और 4 साल का इनका कार्यकाल रहता है। गवर्नमेंट नॉमिनेटेड डायरेक्टर्स 10 होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट 4 साल का इनका कार्यकाल। गवर्नमेंट ऑफिशियल डायरेक्टर्स होते हैं 2, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, एक्स ऑफिशियो होते हैं। लोकल बोर्ड के 4 मेंबर्स होते हैं, एक एक बोर्ड से आते हैं, जो मैंने आपको बताया था नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट ऐसे जो 4 ब्रांचेस है वहां से, और ये 4 साल के लिए होते हैं। ठीक है, तो सेंट्रल बोर्ड में मैक्सिमम 21 मेंबर्स हो सकते हैं, गवर्नर प्लस 4 डीजीज, डिप्टी गवर्नर 10 नॉमिनेटेड 2 ऑफिशियल्स, 4 लोकल बोर्ड के होते हैं, तो 21 हो गए। लोकल बोर्ड कहाँ कहाँ है, तो लोकल बोर्ड हमारे मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और न्यू दिल्ली में है। ठीक है, यहाँ से एक ही मेंबर चुनकर आता है। और ये जो है ईच लोकल बोर्ड में 5 मेंबर्स होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है और फिर ये 4 साल का इनका टेन्योर होता है। उन्हीं 4 और जो 5 मेंबर होते हैं उनमें से एक मेंबर उठकर आरबीआई के बोर्ड में चला जाता है। इसका फंक्शन क्या है, तो सेंट्रल बोर्ड की एडवाइस करना, उन सब चीजों में मैटर में हैंडल करता है। मीटिंग्स ऑफ सेंट्रल बोर्ड, तो 6 मीटिंग्स पर ईयर मिनिमम होनी चाहिए और कोरम में 4 लोग होने चाहिए मेंबर्स, इंक्लूडिंग गवर्नर और डिप्टी गवर्नर। गवर्नर गवर्नर के एब्सेंस में डिप्टी गवर्नर जो है इसको चेयर करता है, होल्ड करते हैं। कमिटी ऑफ सेंट्रल बोर्ड, तो सेंट्रल बोर्ड एक से ज्यादा कमिटी अपॉइंट कर सकता है, गवर्नर प्लस एटलीस्ट 2 डायरेक्टर कमिटी में होने चाहिए। रूटीन बैंकिंग ऑपरेशंस इस कमिटी से मांगने होते हैं। गवर्नर एंड डिप्टी गवर्नर कैसे होते हैं, तो गवर्नर और डिप्टी गवर्नर को सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। टेन्योर इनका 3 साल ओरिजिनल होता है, 4 साल होता है रिसेंट प्रैक्टिस के हिसाब से। रीअपॉइंटमेंट एलिजिबल होते हैं और ये गवर्नर एक डेजिग्नेटेड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ आरबीआई है, मतलब सीईओ ऑफ आरबीआई होते हैं। पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, और इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, सेंट्रल गवर्नमेंट आरबीआई को डायरेक्शंस दे सकती है पब्लिक इंटरेस्ट में। आरबीआई का जनरल सुपरिंटेंडेंस और डायरेक्शन सेंट्रल बोर्ड के पास होता है। आरबीआई का अफेयर्स मैनेज करते हैं कौन, गवर्नर साहब, और बाकी इतना इम्पोर्टेंट इसमें है नहीं। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ गवर्नर क्या होते हैं, तो वही चीजें आती हैं डिस्क्वालिफिकेशन में जो सब में होती हैं। कोई भी सैलरीड गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होने चाहिए, वो इंसॉल्वेंट नहीं हो, अनसाउंड माइंड नहीं हो, 2 साल से ज्यादा की सजा पाया हुआ, मोरल टर्टिफाइड में नहीं होनी चाहिए। रिमूवल ऑफ गवर्नर और डायरेक्टर्स, तो सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी डायरेक्टर को रिमूव कर सकती है। गवर्नर को रिमूव करना प्रेसिडेंशियल ऑर्डर रिकॉर्ड होता है, प्रेसिडेंट का ऑर्डर होना चाहिए। बिना बिफोर रिमूवल अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग देना कंपलसरी होता है। रेमुनरेशन वही है, छोड़ दो इसको, कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं। इश्यू ऑफ करेंसी नोट्स, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आरबीआई मोनोपोली ऑन करेंसी इशू। एक क्वेश्चन आपसे बोलूंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या बैंक नोट्स में स्टाम्प की जरूरत पड़ती है या नहीं? कमेंट में इसका आंसर बताना। बैंक के नोट्स होते हैं उसमें स्टाम्प की जरूरत पड़ती है या नहीं पड़ती, ठीक है। और अब देखते हैं, आरबीआई के पास सोल राइट है बैंक नोट इशू करने का, कोई भी दूसरा बैंक इसको नहीं कर सकता, सिर्फ आरबीआई करेगा। इसका एक्सेप्शन ये है, रेज एक के नोट्स और जो कॉइन होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में। आरबीआई सिर्फ 2 और उससे ऊपर के नोट्स को इशू करता है। इशू डिपार्टमेंट एंड बैंकिंग डिपार्टमेंट, तो फंक्शन क्या है वो देख लो इशू डिपार्टमेंट का और बैंकिंग डिपार्टमेंट के।
मिनिमम रिजर्व सिस्टम क्या है? तो इंडिया में मिनिमम रिजर्व सिस्टम फॉलो होता है हमारा, जिसमें आरबीआई को मिनिमम 200 करोड़ रुपए रिजर्व मेंटेन करना होगा। मिनिमम 115 करोड़ का गोल्ड होना चाहिए। रिमेनिंग फॉरेन सिक्योरिटी होनी चाहिए 85 करोड़ की मिनिमम। इसके ऊपर जितना चाहे नोट्स इशू कर सकती है बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट्स। और अब लीगल टेंडर है, डिनोमिनेशंस हैं, तो आरबीआई के नोट्स में अनलिमिटेड लीगल टेंडर्स है, कितने भी छाप सकती है, कोई दिक्कत नहीं, किसी भी अमाउंट में पेमेंट के लिए वैलिड है। ठीक है। एक का कॉइन अनलिमिटेड लीगल टेंडर है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। स्मॉल कॉइन 50 पैसे 25 पैसे लिमिटेड लीगल टेंडर है और रुपये 25 तक की पेमेंट के लिए है। ठीक है। जैसे कि नोट्स आप कितने भी दे सकते हो किसी को भी, एक के सिक्के भी कितने भी दे सकते हैं, लेकिन 50 पैसे और 25 पैसे के 25 रुपए तक की पेमेंट कर सकते हो। और सॉइल्ड और टॉर्न नोट्स आरबीआई एक्सचेंज करता है नोट रिफंड रूल्स के अंतर्गत। ठीक है। डिनोमिनेशंस भाई आपने 2016 में देखा होगा कि 500 के 1000 के नोट्स बंद कर दिए गए थे, तो वो डिनोमिनेशन होता है। डिमोनेटाइजेशन क्या है करेंसी का? जो गवर्नमेंट है रिकमेंडेशन के पर, आरबीआई की रिकमेंडेशन पर, सॉरी गवर्नमेंट की रिकमेंडेशन पर किसी भी सीरीज के नोट्स को लीगल टेंडर स्टेटस से हटा सकते हैं। कौन? आरबीआई। जैसे कि ये है डिमोनेटाइज किए गए थे 500 के और 1000 के नोट। क्रेडिट कंट्रोल सीआरआर बैंक रेट ओएमओ। सीआरआर तो मैंने बताई था 4% है, और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में अच्छे से बताया मैंने सीआरआर वगैरह को। तो इतना ध्यान रखो कि बैंक जो होती हैं इस इसको कैश में रखती हैं आरबीआई के पास में। जो भी बैंक्स होती हैं वो एज अ कैश आरबीआई के पास में रखती हैं और इस पर कोई उन्हें इंटरेस्ट नहीं मिलता है। बैंक रेट क्या है? तो बैंक जिस रेट पर भी जो है आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को बिल ऑफ एक्सचेंज डिस्काउंट करता है, तो वो बैंक रेट कहलाता है। जैसे कि जो भी बिल ऑफ एक्सचेंज है वो आरबीआई करता है इशू बैंक्स को, वो कहलाता है बैंक रेट। करंटली 6.75 है, सब्जेक्ट टू चेंज, सब्जेक्ट होते रहते हैं। बैंक रेट में चेंज से मार्केट इंटरेस्ट रेट अफेक्ट होती है। पेनल्टीज और पिनल इंटरेस्ट बैंक से रेट लिंक्ड है। ठीक है, बैंक रेट से लिंक्ड है। क्रेडिट कंट्रोल मेथड्स कई सारे हैं, जो सीआरआर हो गया, एसएलआर हो गया, बैंक रेट, रेपो रेट क्या होती है? तो बैंक रेट बोरोइंग कॉस्ट होती है, इंक्रीज या फिर डिक्रीज होती है। जैसे कि बैंक ने आरबीआई से रुपए लिया 1 करोड़ रुपए, सॉरी 100 करोड़ रुपए, और 6.45 का इंटरेस्ट आ रहा है। ठीक है। तो क्या होगा? बैंक को इंटरेस्ट उसको देना पड़ेगा आरबीआई को। और अगर डिपॉजिट करती है तो हो सकता है आरबीआई उसको ज्यादा रेट देता हो, मान लो 7% देता हो, तो बैंक को 7% रेट के हिसाब से अपने पेमेंट पर क्या मिलेगा? अपने कैश पर अदर कैश मिलता है, एक्स्ट्रा कैश। रेपो रेट क्या होती है? जब बैंक जो शॉर्ट टर्म बोरोइंग रेट ओवरनाइट की होती है, जैसे कि बैंक के पास एक्स्ट्रा कैश हो गया, तो आरबीआई क्या करती है? रेपो रेट देती है, सॉरी शॉर्ट टर्म बोरोइंग रेट होती है जो ओवरनाइट होती है, मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजन में होता है। और इसमें क्या होता है, जो आप बैंक्स होती है ना, वो क्या करती हैं, इसमें ये होता है कि जो आरबीआई होता है वो बैंक को लोन देता है। कितने रेट पर देता है? मान लो कि 6% पर देता है, तो बैंक 6% जो है लोन लेंगे, 6% के हिसाब से आरबीआई को पे करेंगे। रिवर्स रेपो रेट कब होती है? जब बैंक्स जो है आरबीआई को फंड डिपॉजिट करती हैं। तो अगर रिवर्स रेपो रेट ज्यादा हो जाती है तो फिर क्या होता है, आरबीआई में अधिकतर फंड पहुंच जाता है। और रिवर्स रेपो रेट बढ़ जाती है तो फिर बैंक्स जो है उससे लेना बंद कर देती हैं क्या? लोन। क्योंकि अधिकतर रिवर्स रेपो रेट, अगर रेपो रेट बढ़ जाता है तो फिर बैंक्स कम लोन लेंगी, तो बैंक्स बांटेंगी भी कम लोन। और रेपो रेट कम हो जाएगी तो बैंक ज्यादा लोन लेंगे और ज्यादा बांटेंगे। ओपन मार्केट ऑपरेशन, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय सेल करके लिक्विडिटी मैनेज करना। मोरल सुआजन क्या होता है? आरबीआई बैंक्स को परस्यूट करता है इनफॉर्मल। सिलेक्टिव कंट्रोल छोड़ दो, कोई इंपॉर्टेंट नहीं इसमें से। रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट एक बार देख लेना। ठीक है। तो ये करंट रिवर्स रेपो रेट कितना है? 6.5%। और रिवर्स रेपो रेट है हमारा 6.25%। इस रेट पर बैंक आरबीआई को पेमेंट देती हैं, कैश देती हैं, और इस रेट पर आरबीआई इनको कैश देता है। तो ये रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट की डेफिनेशन में आती है। नेक्स्ट हमारा आरबीआई एज बैंकर टू गवर्नमेंट। आरबीआई बैंकर टू गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के जो बैंक्स के ऑपरेशन है उसको देखता है।
गवर्नमेंट को लोन वगैरह देता है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो। ठीक है, ट्रांजेक्शन्स विद स्टेट गवर्नमेंट तो ये लिखा हुआ है। पब्लिक डेट मैनेजमेंट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आरबीआई के अदर फंक्शंस क्या है, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। आरबीआई के अदर फंक्शंस तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट फेमा 1999 इन्फोर्स करना, गवर्नमेंट का फिजिकल एजेंट बॉन्ड्स टी बिल्स इशू करना, करेंसी चेस्ट ऑपरेशन मेंटेन करना, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूजन इनिशिएटिव जैसे पीएमजेडीवाई मतलब पीएम प्रधानमंत्री जन धन योजना या फिर पेमेंट्स बैंक आदि को लाना। ठीक है, शेड्यूल बैंक्स क्या होती हैं, ऐसी बैंक जो कि शेड्यूल सेकंड में है। ठीक है, तो वो शेड्यूल बैंक्स होती हैं। उन शेड्यूल बैंक्स को आरबीआई के पास सीआरआर जो कि 4% है हमारा, वो मेंटेन करना जरूरी पड़ता है। शेड्यूल बैंक्स को आरबीआई से बोरिंग फैसिलिटी मिलती रहती है। जो शेड्यूल बैंक्स हैं उनको आरबीआई लोन नहीं देती, लेकिन जो शेड्यूल बैंक्स होती हैं उनको लोन देती है आरबीआई। कंडीशंस फॉर इंक्लूजन इन सेकंड शेड्यूल, तो बैंक का जो मिनिमम पेड अप कैपिटल होनी चाहिए और रिजर्व होनी चाहिए 5 लाख रुपए होनी चाहिए या उससे ऊपर। बैंक को सेटिस्फाई करना होगा कि डिपॉजिटर्स का इंटरेस्ट सिक्योर है, बैंक इंडिया में बिजनेस करता हो। ये सारी चीजें नॉन शेड्यूल बैंक्स में और शेड्यूल बैंक्स में सेकंड शेड्यूल में होती हैं, लिस्टेड होती हैं, ये नॉन लिस्टेड होती हैं। सीआरआर मेंटेन करना होता है, इनको नहीं करना होता है। आरबीआई बोरिंग, आरबीआई से जो है शेड्यूल्ड बैंक्स होती हैं वो लोन ले सकती हैं और नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स लोन नहीं लेती हैं आरबीआई से। क्लियरिंग हाउस मेंबर ऑफ आरबीआई क्लियरिंग हाउस होते हैं और नॉट मेंबर होते हैं, ये मेंबर नहीं होते हैं। एग्जाम्पल जैसे एसबीआई, पीएनबी, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, आरबीआई और भी कई सारी बैंक्स हैं जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा हो गई, यूनियन बैंक हो गई, ये सब जो है शेड्यूल बैंक्स होती हैं, वो सब इसमें आती हैं। नॉन शेड्यूल बैंक्स होती हैं, स्मॉल लोकल एरिया की बैंक्स होती हैं, बहुत छोटी छोटी, वो होती हैं नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स। एक्सक्लूजन फ्रॉम सेकंड शेड्यूल, तो आरबीआई किसी भी बैंक को सेकंड शेड्यूल से रिमूव कर सकता है, बैंक वाइंड अप हो गया हो या फिर ये बैंक ने बिजनेस बंद कर दिया हो तो भी हटा देगा। अभी आप मेरे को एक बताओ, क्वेश्चन मेरा ये है कि जो कोई ऐसी बैंक का नाम जो कि अभी बंद हुई हो, ठीक है, बाइंड अप हुई हो और वो सेकंड शेड्यूल से हट गई हो, तो कमेंट में इसका आंसर दो। टॉपिक मॉनेटरी पॉलिसी, और एक चीज और, शेड्यूल्ड शेड्यूल 2 आरबीआई एक्ट डाउनलोड करो फोन में अगर नहीं है तो, और उसमें नीचे जाओ लास्ट में तो सेकंड शेड्यूल दिखेगा, उसमें देखो आप कौन कौन सी बैंक्स हैं और आप ये बताओ कि आपका कौन सी बैंक में अकाउंट है। ठीक है, ताकि कमेंट में बताओ ताकि ये पता चले कि आपका शेड्यूल्ड बैंक है या फिर शेड्यूल्ड बैंक में आपका अकाउंट नहीं है। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, जो जो क्या होता है, जो हाँ, महंगाई वगैरह को कंट्रोल करती है, वो मॉनेटरी पॉलिसी कहलाती है। आरबीआई अमेंडमेंट एक्ट 2016 के थ्रू पहले गवर्नर अकेले मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड करता था, लेकिन अब एमपीसी एक कमेटी बन चुकी है। कंपोजिशन ऑफ एमपीसी, तो आरबीआई के गवर्नर होंगे, इसमें चेयरपर्सन सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, डिप्टी गवर्नर होंगे, आरबीआई का ऑफिसर होगा, एक एक्सटर्नल मेंबर अलग अलग होते हैं जो 4 साल के लिए होते हैं और री एलिजिबल नहीं होते हैं अपॉइंटमेंट के लिए। फंक्शंस ऑफ एमपीसी क्या होती है, इन्फ्लेशन को टारगेट करना होता है, इन्फ्लेशन अगर बढ़ती है तो उसको नॉर्मल करना होता है, कंट्रोल करना होता है। रेपो रेट फिक्स करना होता है। मीटिंग्स मिनिमम 4 टाइम्स पर ईयर होनी चाहिए, करंटली 6 टाइम्स पर है। डिसीजन बाय मेजोरिटी वोटिंग से होती है। ईच मेंबर जो है अपने बोर्ड का और रीजन्स पब्लिकली डिस्क्लोज करता है। इन्फ्लेशन टारगेट, सेंट्रल गवर्नमेंट आरबीआई की कंसल्टेशन से इन्फ्लेशन टारगेट फिक्स करती है। करंट इन्फ्लेशन हमारा 4% सीपीआई मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में है। टॉलरेंस बैंड 2% यानी 2 से 6% एक्सेप्टेबल रेंज होती है। टारगेट हर 5 साल में रिव्यू होता है। तो ये देख लेना एक बार और लेटेस्ट चीजें देख लेना कितना इन्फ्लेशन रेट है हमारा। अकाउंटेबिलिटी जो है, मॉनेटरी पॉलिसी हर 6 महीने में एक रिपोर्ट पब्लिश करती है जो कि जानकारी देती है कि कैसे कैसे जो है हम रेपो रेट या फिर रिवर्स रेपो रेट बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं या फिर कितनी इन्फ्लेशन वगैरह है, ये सब चीजें दिखाती है। अगर इन्फ्लेशन टारगेट मिस हो तो आरबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट को लेटर लिखता है। टॉपिक इन एनबीएफसी रेगुलेशन,
तो व्हाट इज एनबीएफसी क्या है? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, ऐसी कंपनी जो कि डिपॉजिट और विड्रॉ नहीं करती है मनी, सिर्फ लोन वगैरह देती है, तो वो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी में आती है। जैसे कंपनी जो फाइनेंशियल एक्टिविटी करती हो, लैंडिंग, इन्वेस्टमेंट, हायर परचेज, इंश्योरेंस वगैरह करती हो, लेकिन बैंकिंग नहीं करती हो, जो पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करती हो क्योंकि ये रेस्ट्रिक्टेड है, वो सब एनबीएफसी में आती है। जैसे कि एनबीएफसी आईसीसी इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट के लिए बजाज फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस है। एनबीएफसी एमएफआई माइक्रो फाइनेंस में बंधन बैंक है, पहले बैंक थी, अब ये बंधन बैंक तो है शायद, और ये एनबीएफसी बन चुकी है। एनबीएफसी फैक्टर के लिए बैरिज कई सारी हैं, लोन्स वगैरह के लिए, हाउसिंग फाइनेंस के लिए एलआईसी एचएफएल है, एचडीएफसी लिमिटेड है। इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी कौन कौन है? आईएल एंड एफएस है, बिफोर क्राइसिस से पहले थी और अब शायद होगी एक आध। और कॉस्ट इन्वेस्टमेंट कंपनी, ग्रुप कंपनी इन्वेस्टमेंट, जो होल्डिंग कंपनीज वगैरह होती हैं वो होती हैं। तो इनके सबके नाम एक बार देख लेना नेट पे ताकि आप लोग को याद रहे। रजिस्ट्रेशन ऑफ एनबीएफसी कैसे होता है? तो आरबीआई के साथ रजिस्टर होना चाहिए, 2 करोड़ का मिनिमम पेड अप कैपिटल, मिनिमम नेट ऑन फंड्स होने चाहिए। आरबीआई रजिस्ट्रेशन डिनाई या फिर कैंसिल कर सकता है, वो सारी चीजें होती है। रजिस्ट्रेशन ऑन एनबीएफसी, रिस्ट्रिक्शंस ऑन एनबीएफसी तो बताया ही मैंने, डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, ये सब चीजें नहीं करता है, बैंकिंग के काम एनबीएफसी नहीं कर सकता है। आरबीआई की पावर ओवर एनबीएफसी तो सेम पावर होती है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक करना, और ये एनबीएफसी भी आरबीआई को रिपोर्ट पब्लिश करती हैं हर हर फोर्टनाइटली वगैरह, ये सारी चीजें होती हैं। पेनल्टीज और ऑफेंसेस हैं, अगर सीआरआर मेंटेन नहीं करेंगे तो क्या होगा? बैंक रेट प्लस 3% पर डे का इंटरेस्ट लगता है। फॉल्स इन्फॉर्मेशन देंगे आरबीआई को तो क्रिमिनल ऑफेंसेस हैं। आरबीआई नोट्स की काउंटरफीटिंग करेंगे तो कई सारी क्रिमिनल पेनल्टीज हैं। अनऑथराइज्ड एनबीएफसी ऑपरेशंस करेंगे तो इम्प्रिजनमेंट अप टू 5 years प्लस फाइन होता है। पेनल्टी फॉर एनबीएफसी वायलेशंस तो ये क्या है? फाइन अप टू 5 लाख होता है अगर रजिस्टर्ड एनबीएफसी डायरेक्शंस वायलेट करती हैं तो। कंटिन्यू रहता है वायलेशन तो फिर 25,000 पर डे एडिशनल लगता है। कॉग्निजेबल ऑफेंस देख लेना, इंपॉर्टेंट ये केस लॉज हैं जो कि काफी हेल्प करेंगे। क्विक रिवीजन ये हमारी टेबल है, और हम अब एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि ये तो हमें जरूरी है करना, ठीक है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब स्टेब्लिश किया गया? तो किया गया हमारा 1 अप्रैल 1935 को। नेक्स्ट हमारा आरबीआई का शेयर कैपिटल कितना और किसने होल्ड किया हुआ है? तो शेयर कैपिटल हमारा आरबीआई का 5 करोड़ है, और वो जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने होल्ड किया हुआ है। सेक्शन 7(1) के अनुसार सेंट्रल गवर्नमेंट आरबीआई को डायरेक्शंस दे सकती है, कब दे सकती है? तो आफ्टर कंसल्टेशन विद द गवर्नर ऑफ आरबीआई। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में कितने मेंबर्स होते हैं? तो वो होते हैं हमारे 6 रुपए एक और नोट और कॉइन कौन इशू करता है? एक की कॉइन और एक नोट वो सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी करती है। इंडिया में कौन से रिजर्व सिस्टम फॉलो होता है करेंसी इशू के लिए? तो वो होता है हमारा मिनिमम रिजर्व सिस्टम। करंट इन्फ्लेशन टारगेट क्या है जो एमपीसी अचीव करने की कोशिश करता है? तो वो हमारा 4% से लेकर 2% तक का, मतलब 4% तो होना चाहिए, उसमें 2% एक्स्ट्रा हो सकता है, 6% तक। शेड्यूल बैंक्स का सीआरआर कहाँ मेंटेन किया जाता है? वो आरबीआई के पास मेंटेन किया जाता है एज अ कैश। सीआरआर पर कोई इन्वेस्टमेंट मिलता है या फिर इंटरेस्ट मिलता है? सॉरी, इंटरेस्ट मिलता है तो बिल्कुल नहीं मिलता है, कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है। सेक्शन 49 के अनुसार बैंक रेट क्या होता है? तो सेक्शन 49 के अनुसार रेट जिस पर बैंक आरबीआई बिल्स ऑफ एक्सचेंज डिस्काउंट करता है वो होता है। एमपीसी की मिनिमम कितनी मीटिंग्स एक साल में होनी चाहिए? तो होनी चाहिए हमारी 4 मीटिंग्स, और अभी कितनी चल रही है वो बताना आप लोग कमेंट में, ठीक है। अभी नॉर्मली कितनी मीटिंग्स चल रही है एमपीसी की पर ईयर में। एनबीएफसी रजिस्ट्रेशन के लिए मिनिमम नेट ओन फंड्स कितने होने चाहिए? तो वो 2 करोड़ होने चाहिए। सेक्शन 21A के अनुसार आरबीआई स्टेट गवर्नमेंट के लिए बैंकिंग बिजनेस कब करता है? तो वो करता है बाय एग्रीमेंट विद स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल बोर्ड की मीटिंग में क्वारम कितना है? तो वो 4 मेंबर्स का होना चाहिए। डीमोनेटाइजेशन का पावर कौन से सेक्शन के अंडर है? वो हमारा सेक्शन 26(2) में। आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो वो हमारा मुंबई में, मुंबई द सिटी ऑफ ड्रीम्स।
एक्सटर्नल एमपीसी मेंबर्स की टेन्यूर कितनी होती है और क्या री एलिजिबल हैं? तो एक्सटर्नल मेंबर एमपीसी मेंबर्स की 4 साल होती है टेन्यूर और री एलिजिबल नहीं होती है अपॉइंटमेंट के लिए। आरबीआई नोट्स कौन से डिनोमिनेशंस में इशू कर सकता है मैक्सिमम? तो वो कर सकते हैं 10,000 रुपए तक के नोट्स। सीआरआर मेंटेन नहीं करने पर पेनल्टी क्या होती है? तो सीआरआर मेंटेन नहीं करने पर पेनल्टी होगी 3% अबव बैंक रेट एज पर डे ऑन शॉर्टफॉल। शेड्यूल बैंक के लिए सेकंड शेड्यूल में इंक्लूजन के लिए मिनिमम पेड अप कैपिटल प्लस रिजर्व कितना होना चाहिए? तो वो होना चाहिए हमारा 5 लाख तक का होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मिनिमम रिजर्व सिस्टम के अनुसार आरबीआई को कितना मिनिमम गोल्ड रिजर्व रखना होगा? गोल्ड का रिजर्व तो रखना होगा हमें 115 करोड़ रुपए का रखना पड़ता है आरबीआई को। आरबीआई एक्ट का कब पास हुआ और कब इन्फोर्स हुआ? तो आरबीआई एक्ट पास हुआ 1934 में, इन्फोर्स हुआ 1935 में। पियरलेस जनरल फाइनेंस वर्सेज आरबीआई केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या हेल्ड किया? आरबीआई को वाइड रेगुलेटरी पावर्स हैं पब्लिक इंटरेस्ट में। आरबीआई नेशनलाइज्ड कब हुआ? तो हुआ 1 जनवरी 1949 को बैंकिंग रेगुलेशन वाली डेट में। ठीक है, बैंकिंग रेगुलेशन के टाइम पर हुआ था। एमपीसी के डिसीजन में कास्टिंग बोर्ड किसके पास होता है? गवर्नर ऑफ आरबीआई। तो ये हमारी सब चीजें थी और ये हमारे की डाटा पॉइंट्स है जो कि एग्जाम में एक बार देख कर चले आना। और एक चीज अनाउंसमेंट है जो मैं बताने वाला हूँ आपको। तो स्टूडेंट्स, अगर आप लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं अच्छे से तो और नोट्स वगैरह आपको चाहिए तो कंप्लीट लॉ प्रिपरेशन का बंडल बनाया है मैंने, जो कि एआईबी जुडिशरी और आईबीपीएस एसओ के लिए बनाया है, बिल्कुल कंबाइंड। इसमें नोट्स होंगे सब्जेक्ट वाइज आपको मिलेंगे, एमसीक्यूज मिलेंगे सब्जेक्ट वाइज, हिंदी इंग्लिश में दोनों चीजें। 20 मॉक टेस्ट मिलेंगे आपको आईबीपीएस एसओ के लिए, फुल मॉक टेस्ट, और 20 आपको जुडिशरी के लिए मिलेंगे। ये सब कैसे मिलेगा आपको? बस 399 रुपीज में मिलेगा। ये आप स्कैन कर लो क्यूआर, इस पर आप पेमेंट कर दोगे या फिर इस नंबर पर पेमेंट कर दोगे। तो फिर आपको इस नंबर पर पेमेंट करने के बाद आपको स्क्रीनशॉट मेरे को भेजना है इसी नंबर पर, और आपको 1 से 2 घंटे में पूरा का पूरा बंडल मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो लेना तो आप मेरे को कर सकते हो ये। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो कैसी लगी ये बताना, और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।